नमस्कार, ईटी नाउ स्वदेश एसबीआई लाइव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन और दिल्ली स्टूडियो से अभिषेक सत्यव्रतम। यहाँ से 1.5 घंटे भारतीय बाजार में जो धुआंधार शुरुआत हुई है उसके बाद लास्ट 1.5 आवर ऑफ ट्रेड कैसा रहेगा उस पर बातचीत करेंगे। बाजार में यहाँ क्लोजिंग कॉल में आने वाले 1.5 घंटे में एफएनओ मार्केट चेक 2:05 पर आपके सामने रखेंगे, यानी कि बस 1-2 मिनट में मार्केट चेक आपके लिए लेकर आएंगे। क्लोजिंग ट्रेड्स 2:10 पर हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त मार्केट के सेंटिमेंट्स को मजबूती को देखते हुए उनके फोकस रेडार पर क्या कुछ है, कौन से स्टॉक्स हैं, इवेंट्स टू वॉच आउट अभी आपको बताएंगे। ऑप्शन के दमदार चैंपियन भी होंगे। 3 बजे मार्केट एट 3 यानी कि एक्सचेंजेस पर जो ढेरों खबरें आई उनमें से इंपॉर्टेंट सेट ऑफ न्यूज फ्लोज बताएंगे और 3:10 पर बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स देने की कोशिश होगी। तो पावर पैक्ड है 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक का सफर। बने रहें ईटी नाउ स्वदेश के साथ। लेकिन बाजार की चाल अगर आज देखें तो अच्छी मजबूती दिख रही है। डे हाई पे अभी भी बाजार है 25,075 के ऊपर निफ्टी पहुंच चुका है। तेजी की हैट्रिक लगातार तीसरे दिन बाजार में शानदार तेजी दिख रही है। निफ्टी बैंक को देखें तो करीब 500 अंकों की मजबूती यहां पे दिख रही है। 56,100 के करीब निफ्टी बैंक यहां पर पहुंच चुका है। एक जबरदस्त तेजी यहां पर बाजार में आज के सत्र में दिख रही है। सेक्टर की बात करें तो आज भी आईटी शेयरों में रफ्तार दिख रही है और सपोर्ट मिल रहा है एलटीआई माइंडट्री से। एलटीआई माइंडट्री का शेयर 3% से ज्यादा मजबूती दिखा रहा है। तो आईटी में आज जबरदस्त तेजी आज के सत्र में भी दिख रही है। इसके अलावा एनबीएफसीज में एक्शन है। श्रीराम फाइनेंस आज भी मजबूत है, 4% से ज्यादा की तेजी के साथ निफ्टी का आज भी टॉप गेनर है। एनबीएफसीज के बाद आज दबाव कहां पे दिख रहा है तो बाजार में आज दबाव है मेटल स्टॉक्स पे, जहां पर जिंदल स्टील और सेल, इन दोनों स्टॉक्स पर दबाव ज्यादा दिख रहा है। सेल को देखें तो करीब 2% की गिरावट यहां पर दिख रही है। तो चलिए, ये तो बाजार की बड़ी बातें हुई, लेकिन बाजार में कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां बज़ कर रहा है, कौन कौन सी नई खबरें हैं, कहां पर वो एक्शन दिख रहे हैं और एक्शन के पीछे वजह क्या है, तमाम डिटेल्स के साथ मानसी मौजूद है। मानसी बताइए कौन से स्टॉक्स आज बज़ कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ये भी बताएं। बिल्कुल विश्वमोहन, बजिंग स्टॉक्स और सेक्टर्स की तो बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले आप बताइए ये सोने चांदी में इतनी तेजी, रिकॉर्ड उच्चतम स्तर, कितना आगे चलाएंगे आप प्रेशियस मेटल्स? लिटरली हर दिन हम देखते हैं नए रिकॉर्ड। देखिए, हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जो और भी अनिश्चितताएं बढ़ाती है। अब यूएस शटडाउन की वजह से ये है, जैसे जैसे चीजें थमेंगी रिस्क प्रीमियम कम हो जाएगा, गिरावट तो आनी तय है, लेकिन कब आएगी ये कहना अभी बहुत मुश्किल है। चलिए, नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर हम देखते हैं इन दिनों सोने चांदी की चाल। और इनफैक्ट लगातार ये जो ट्रेंड शुरू हुआ उससे पहले भी ईटी नाउ स्वदेश ने आपके सामने रखा था कि गोल्ड सिल्वर प्रेशियस मेटल्स पर ध्यान रखें, खासतौर से सिल्वर पर, क्योंकि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म भी कर जाएगी और वो होता हुआ भी हमने देखा। और सिल्वर जो है सिर्फ प्रेशियस मेटल नहीं, इंडस्ट्रियल मेटल भी है और इसी के चलते कई सारे इक्विटी मार्केट रिलेटेड प्लेयर्स भी हैं जो कि सिल्वर में जब तेजी आती है तो उसका एक बेनिफिट जो है उन्हें भी मिलता है। और इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं एमसीएक्स पर दोनों ही सोने चांदी के दाम लगातार बढ़त के साथ पॉइंट वाइज अगर देखेंगे 1802,000 रुपए तक की तेजी यहां पर देखी जा रही है। और गोल्ड में 1,19,760 के लेवल्स और उसी तरह की बढ़िया मजबूती सिल्वर के ट्रेंड में भी। बजिंग स्टॉक्स कैटेगरी में भी विश्व मोहन, हमने ये जो सोने चांदी की चाल में बढ़त है उसको एक ऐड जरूर किया है, बिकॉज जहां सोने में बढ़त हम देख रहे हैं तो फिर ज्वेलरी स्टॉक्स भी है, गोल्ड फाइनेंसिंग काउंटर्स, और जैसे सिल्वर की बात करी कि नॉट जस्ट प्रेशियस मेटल लेकिन इंडस्ट्रियल मेटल भी है, तो उसका इम्पैक्ट जो है लाइक्स ऑफ हिंदुस्तान जिंक, वेदांता पर पड़ता दिखता है और वो दिख भी रहा है आज के सत्र में। स्क्रीन पर लेकर आ जाएंगे सारे बजिंग स्टॉक्स और सबसे पहले केसी इंटरनेशनल से शुरुआत करेंगे। केसी इंटरनेशनल ऑर्डर विंस के चलते फोकस रेडार पर रहती है। इसी कड़ी में एक और नया ऑर्डर कंपनी को मिला है, 1102 करोड़ का ऑर्डर। जब ये खबर आई थी अराउंड 12:30-1 बजे के आसपास, तब स्टॉक में और ज्यादा तेजी थी और न्यूज फ्लो का एक्शन है जो कि अब भी स्टॉक में जारी है। 857 के स्तर पर केसी इंटरनेशनल का स्टॉक इस वक्त कामकाज करता हुआ। निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स आज आउट परफॉर्म कर रहा है और उससे जुड़े कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्लेयर्स जो हैं
वहां पर अच्छी खासी मजबूती नजर आ रही है और इसी में बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस पर नजर होनी चाहिए। पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट है जिसका एक पॉजिटिव रिस्पांस है जो कि स्टॉक झेलता हुआ 2% की तेजी। मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट रेटिंग है और इसी ब्रोकरेज पॉजिटिव रिपोर्ट के चलते स्टॉक में मोमेंटम बेस्ड कामकाज दिख रहा है। और सिर्फ बजाज फाइनेंस ही नहीं, पूरा का पूरा निफ्टी एफएमसीजी पॉकेट अगर देखेंगे आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में हम जरूर देख रहे हैं। लाइक्स ऑफ श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये तमाम स्टॉक्स में भी अच्छी खासी एक्शन, तेजी का माहौल आज के सत्र में नजर आ रहा है। चांदी में रिकॉर्ड रैली का असर हमने देखा और इसके बेनिफिशियरी जैसे मैंने आपको कहा हिंदुस्तान जिंक, वेदांता जैसे स्टॉक प्राइसेस इस वक्त गेंस जो है फ्रिजल आउट होते हुए नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन लगातार सोने चांदी की चाल में जो बढ़त है उसके चलते ज्वेलरी काउंटर्स, सिल्वर रिलेटेड इक्विटी मार्केट बेनिफिशियरी प्लेयर्स और साथ साथ गोल्ड फाइनेंस कंपनियों पर नजर जरूर रखिएगा। एनबीएफसी शेयरों में अच्छा खासा एक्शन, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फाइनेंस 2-3% की मजबूती आज के सत्र में दिखाते हुए और एक्सचेंज एंसिलरी यानी कि मार्केट प्लेटफॉर्म रिलेटेड स्टॉक्स जो हैं वहां पर भी अच्छी खासी तेजी के बीच कामकाज हम देख रहे हैं। बीएसई के स्टॉक प्राइस पर एक नजर होनी चाहिए, 5% की तेजी और हम देख रहे हैं 2200 के लेवल्स के आसपास डाउनसाइड मोमेंटम दिखा था। पूरे प्लेटफॉर्म स्टॉक्स की कैटेगरी अगर देखें एक्सचेंज एंसिलरी के बास्केट में डाउनसाइड मोमेंटम नजर जरूर आया था, लेकिन अब वहां से हम देख रहे हैं कम बैक। तमाम एक्सचेंज एंसिलरी से जुड़े स्टॉक्स जो हैं बीएसई, एंजल वन, एमसीएक्स, सीडीएसएल में करीब 1 से लेकर 5-6% तक की तेजी। टॉपिंग द चार्ट्स बीएसई लिमिटेड का काउंटर है जो कि आज के सत्र में 5.6% तक की तेजी इस वक्त एज वी स्पीक बता रहा है। आईटी शेयरों में तीसरे दिन हम देख रहे हैं खरीदारी का माहौल है और ध्यान रखिएगा रिजल्ट सीजन की शुरुआत से ठीक पहले आईटी सेक्टर में ये मजबूती है। नतीजों के सीजन की शुरुआत भी आईटी मेजर्स से ही होती है। टीसीएस के नंबर्स एंटिसिपेटेड है, एक्सपेक्टेड है, उससे ठीक पहले आईटी सेक्टर में जो कमबैक है, क्योंकि गिरावट का दौर हमने देखा था, लगातार 3 दिनों की तेजी है। टू अर्ली टू से, लेकिन देखना होगा कि आईटी सेक्टर के रिजल्ट्स कैसे पैन आउट होते हैं, मैनेजमेंट्स की तरफ से कमेंट्री और किस तरह के लेवल्स जो रिजल्ट के साथ साथ आईटी मेजर्स और मिड कैप आईटी प्लेस में नजर आते हैं। इसके अलावा वोडाफोन आइडिया नेगेटिव डाउनसाइड, बजिंग स्टॉक कैटेगरी में से एडअप जरूर किया विश्वा हमने, लेकिन नेगेटिव डाउनसाइड है क्योंकि ये जो सुप्रीम कोर्ट में एजीआर बकाया मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, ये सुनवाई की तारीख जो है ये टलती हुई नजर आई है और 13 अक्टूबर को अगली सुनवाई होने जा रही है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली वोडाफोन आइडिया के बिजनेसेस के लिए ये सुनवाई है और ये लगातार टलती है और उसका एक देख रहे हैं नेगेटिव रिस्पॉन्स, 4% की गिरावट है इस स्टॉक में आज। बिल्कुल, तो आपने पूरी डिटेल्स यहाँ पे बता दी कि क्या कुछ कौन कौन से स्टॉक्स में हो रहे हैं। चलिए, लेकिन बाजार का सेटअप इन मौजूदा खबरों के बीच में कैसा दिख रहा है ये समझते हैं अभिषेक से। अभिषेक बताइए, आज तेजी तो बहुत अच्छी है, लगातार तीसरे दिन ये तेजी दिख रही है, लेकिन पूरा सेटअप कैसा दिख रहा है इंडेक्स के लेवल पे, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज से बोले तो? ऑन क्लोजिंग स्टडी की हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले जरा दर्शकों को एक बार फिर से दिखा देते हैं कि सुबह हमने बाजार खुलने से पहले जो स्ट्रेटजी दी थी, जो सलाह दी थी, वो कितनी सही बैठी है। एक बार जरा उसको देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। निफ्टी में 24,750 से 24,850 के बीच में अगर निफ्टी मिलता है तो मेरा मानना है कि आपको बाइंग करनी चाहिए। 25,000 के टारगेट आप लेके चल सकते हैं, वहीं पर रेजिस्टेंस भी है, छोटे गेंस के लिए आप ट्रेड कीजिए और 25,000 के पार जब निफ्टी निकल जाएगा तो मेरा मानना है कि बड़ी तेजी की शुरुआत आप फिर से होते हुए देखेंगे। तो साफ साफ हमने कहा था कि ये जो गिफ्ट निफ्टी दिख रहा है नीचे खुलने के संकेत जो दे रहा है, मतलब इसमें आप पता नहीं ये क्यों हो रहा था। अब कई बार क्या होता है ना कि फ्यूचर्स के प्राइसेस होते हैं, तो आप ना बिल्कुल एग्जैक्टली सेम लेवल नहीं देखेंगे, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर प्रोडक्ट है तो वो नीचे दिखाई दे रहा था 50 अंक नीचे, लेकिन हमने कहा था कि हो सकता है कि बाजार या तो सपाट खुलेगा या फिर थोड़ा सा नीचे खुले, लेकिन खुलने के बाद बाजार में तेजी आएगी और इस चीज को लेकर हम आश्वस्त थे। निफ्टी के लिए हमने कहा था कि 25,000 का टारगेट होना चाहिए और हमने ये भी कहा था कि बैंक निफ्टी आपको 56,000 के लेवल के आज दर्शन करवाएगा। हमने वो चीज होते हुए देखी भी है। और आप ये देखिए कि जो बैंकिंग के जो अपडेट्स आए मानसी और विश्वमोहन, ये क्या है, ये इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन है। अगर आपकी इकोनॉमी मजबूत नहीं होती, अगर उसमें डिमांड की स्थिति अगर अच्छी नहीं होती, तो ये इतने अच्छे आंकड़े हम आते हुए देखते नहीं, क्योंकि डिपॉजिट के और लोन ग्रोथ के, ये दोनों के आंकड़े अच्छे आए हैं। लोन ग्रोथ के अच्छे आंकड़े आना यानी कि इकोनॉमी एज होल काफी ज्यादा मजबूत है। और देखिए इसी चीज को लेकर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज जो बाइंग हो रही है ना, एफआईज की 2-3 छोटी छोटी सेल के फिगर आए हैं 1500-1500 करोड़ रुपए के आसपास के। आज आईटी और बैंकिंग दोनों में हम तेजी अच्छी देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है
अब तो ये शाम को पता चलेगा जब एक्चुअल डेटा आ जाएंगे। अदरवाइज ऐसा सेंस मिल रहा है कि एफआईज की बाइंग आज के सत्र में हो रही है और आज हो सकता है कि हम शाम को खरीदारी का आंकड़ा देखें। अगर नहीं आता है तो फिर निराशा होगी, अदरवाइज तो ये चीजें लग रही हैं। आज बैंकिंग, फाइनेंशियल हो गया, आईटी हो गया, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन हो गया, हॉस्पिटल के लिए अलग ट्रिगर था लेकिन वो भी सेगमेंट आज चल रहा है। तो 25,000 के पार निकल गया है निफ्टी और अच्छी चीज ये रही कि पूरी की पूरी तेजी स्क्रीन पर बनी है और लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करने का भरपूर मौका मिला है। अब जो बचा हुआ सत्र है यहां से मेरा मानना है कि 24,900 पर अच्छा सपोर्ट है, 25,200 पर रेजिस्टेंस है। अगर बाजार थोड़ा सा मान लीजिए डिप दिखाता है तो मुझे लगता है कि खरीदारी आपको फिर से करनी चाहिए। हाँ, ये जरूर करना है कि आप ना प्रॉफिट लेते जाइए। छोटे छोटे गेंस के लिए 100, 150, 200 पॉइंट के गेंस के लिए आप बाजार में ट्रेड कीजिए, बहुत लंबा ना सोचिए, क्योंकि अभी कुछ कुछ चीजें बाजार के लिए अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं। टैरिफ वाला मसला जब तक हल नहीं होता है तब तक बाजार में उथल पुथल हम देखते रहेंगे। अगर आपको बाइंग करनी हो तो मेरा मानना है कि 24,850 से 24,950 ये 100 पॉइंट का जो दायरा होगा, अगर इसके बीच में निफ्टी आता है तो आप निश्चित तौर पर बाइंग कीजिए। अच्छी चीज ये भी है कि निफ्टी या निफ्टी बैंक दोनों जितने भी क्रूशियल जो डीएमएज हैं यानी कि डेली मूविंग एवरेजेस हैं उसके पार निकल के कारोबार कर रहे हैं। निफ्टी बैंक जो रफ्तार आरबीआई की पॉलिसी के बाद निफ्टी बैंक ने पकड़ी उसको कंटिन्यू किया है। स्ट्रेट 1700 पॉइंट की तेजी हो गई है और हम देख रहे हैं कि 3% के आसपास की ये तेजी बैठती है। और Q2 की जो अपडेट आए हैं निश्चित तौर पर बहुत अच्छे आए हैं। एचडीएफसी बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक में शानदार तेजी हम देख रहे हैं। बचे हुए सत्र के लिए मेरा मानना है कि 55,800 पर आप सपोर्ट मान के चलिए, ज्यादा नीचे बाजार आएगा नहीं यहां से। निफ्टी की अगर बात करें और जो रेजिस्टेंस का लेवल होगा, रेजिस्टेंस मैंने थोड़ा दूर का लेवल जानबूझ के दिया है 56,500। ये बाजार की स्ट्रेंथ को देखते हुए मैंने थोड़ा सा ऊपर का मैं लेवल दे रहा हूं रेजिस्टेंस का। 55,800 के आसपास मान लीजिए अगर डिप दिखा के निफ्टी बैंक आता है तो आपको 100% वहां पर बाइंग करनी है। स्ट्रेंथ ये साफ तौर पर दिख रही है। और बैंकिंग हमने सुबह भी कहा था कि अगर आप देखना है ना तो आज निफ्टी को छोड़िए, आज निफ्टी बैंक ज्यादा देखिए और निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ हमें ज्यादा दिखी है। निफ्टी बैंक भी हम देख रहे हैं कि सभी जो क्रूशियल जो डीएमएज हैं उसके ऊपर आकर कारोबार कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स दोनों इंडेक्स के लिए और ये स्टैंस कायम है। अगर मान लीजिए निफ्टी में ऊपरी स्तरों से 50-70 पॉइंट की अगर डिप आता है तो आप निफ्टी बैंक को भी खरीद सकते हैं, निफ्टी को खरीद सकते हैं। निफ्टी बैंक में यहां से मान लीजिए अगर 200 पॉइंट के आसपास की अगर गिरावट आती है तो निफ्टी बैंक में भी एक फ्रेश एंट्री का बचे हुए 1.5 घंटे के सत्र के लिए भी आपके पास मौका बन जाएगा। ये हमारी स्ट्रेटजी, हमारी तरफ से ये एडवाइस हमारे ट्रेडर्स को, हमारे दर्शकों को। लेकिन चलिए एक्सपर्ट एडवाइस भी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गई हैं देश की जानी मानी टेक्निकल एक्सपर्ट हैं स्वाति होतकर। स्वाति, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। स्वाति जी, आपके हिसाब से अब इंडेक्स को लेकर स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए और आप कैसे गाइड करेंगे हमारे दर्शकों को? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी। डेफिनेटली आपने काफी राइटली पॉइंट्स आउट किए हैं निफ्टी के ऊपर। जिस हिसाब से निफ्टी में काफी एक अच्छा सपोर्ट बना है 24,800, 25,900 के आसपास, बिकॉज वहां से काफी अच्छी रैली इंटैक्ट रखी है अभी भी। द इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन की आज ये 20 डीएमए के ऊपर भी काफी अच्छा वेल प्लेस्ड हुआ है। क्लोजिंग अगर ऐसे ही रखता है 25,000 साइकोलॉजिकल मार्क के ऊपर तो मुझे लगता है ये रैली कंटिन्यूड हो सकती है 25,200, 25,300 के रेंज तक। वहां तक एक मोमेंटम रैली कंटिन्यूड हो सकती है। डेफिनेटली व्यू पॉजिटिव है। लंबा नजरिए के हिसाब से अगर आप देखते हो मार्केट्स को तो करंट लेवल्स पे भी बाइंग बनाई पोजीशन जा सकती है। 24,800, 24,750 से काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर्मेशंस बन चुके हैं, तो वो एक एज अ स्टॉप लॉस रख के यू कैन गो फॉर लॉन्ग पोजीशंस। इनिशियल टारगेट 24,200 टू 24,400 के लेवल्स में देखती हूँ। तो ओवरऑल सेटअप्स तो काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लगता है ये मार्केट्स में हमें काफी अच्छी मोमेंटम रैली देखने मिलेगी, बिकॉज लार्जर कैप पार्टिसिपेशन काफी अच्छा चल रहा है। आज अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स, ऑटो स्टॉक्स, आईटी पैक्स, लार्जर स्टॉक्स काफी पार्टिसिपेशन अच्छे दे रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में लिटिल बिट धीरे धीरे हमें चेंजेस होते हुए नजर आएंगे, बट डेफिनेटली लार्जर स्टॉक्स में काफी अच्छी बाइंग नजर आ रही है। सेक्टोरियल रोटेशन अच्छी तरफ से हमें देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल सेटअप्स मार्केट्स का डेफिनेटली पॉजिटिव है। गुड, ऑल पॉजिटिव, अंडरटोन काफ़ी बढ़िया, सेक्टोरल रोटेशन भी अच्छी और स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज़ भी ढेर सारी। स्वाति, गुड आफ्टरनून। अगर इतना कुछ पॉजिटिव है, स्टॉक पिकिंग अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, तो बताइए फिर क्लोजिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज आपकी तरफ से?
आज के लिए मैं 2 बाय कॉल देना चाहूँगी। पहला है सीडीएसएल पे। सीडीएसएल का अगर आप चार्ट देखोगे तो काफ़ी दिनों से ये सेल ऑफ में नज़र आ रहा था। एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन लास्ट 2 दिन से ये 200 डीएमए का अच्छा सपोर्ट लेके उसके ऊपर वेल प्लेस्ड हो रहा है। आज जिस हिसाब से मोमेंटम कैरी कर रहा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस के साथ वॉल्यूम्स भी धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है 200 डीएमए का सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन होते हुए नज़र आएगा। तो करंट लेवल्स पे बाय कीजिएगा, 1470 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा। ऊपर में मुझे लगता है कि इसमें क्षमता है वापस 1600, 1620 तक ये रैली एक्सटेंड कर सकते हैं। तो सीडीएसएल एक बाय कॉल है। अनदर इंटरेस्टिंग बाय कॉल है एलएनटी पे, लार्सन एंड टुब्रो। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो काफ़ी कंसोलिडेशन फेज पैटर्न में चल रहा है विद इन द रेंज ऑफ 3600 टू 3750 एंड मैं प्रीएम्प्ट कर रही हूँ कि इसमें काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें नजर आएगा। वीकली चार्ट्स पे देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन से बॉडी बना रहा है फ्लैग का एंड कंसोलिडेशन फेज में। अगर मार्केट में ये मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड रहता है तो मुझे लगता है एलएनटी एक काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट रैली हमें देखने मिल सकती है विच विल टेक अ काउंटर टू दी अनदर हायर लेवल टुवर्ड्स एटलीस्ट 52 वीक हाई के आसपास। तो मुझे लगता है 3880 3900 लेवल तक रैली हमें देखने मिलेंगी। तो एलएनटी करंट्स लेवल पे बाय कीजिएगा। 3680 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 3780। 780 के टारगेट के लिए एलएनटी और साथ ही यहाँ पर सीडीएसएल, दो टॉपिक स्वाति जी की तरफ से आ रही है। लेकिन आज के सत्र में आईटी स्टॉक्स में अच्छी तेजी है। रिजल्ट सीजन से पहले ये तेजी लौटी है। H1B वीजा की वजह से जो ओवरहैंग था वो तो बरकरार है ही, लेकिन उसके बावजूद रिजल्ट सीजन से पहले तेजी क्यों दिख रही है और क्या करना चाहिए? स्वाति जी बताइए, आज सारे दिग्गज और मिड कैप आईटी कंपनियां, तमाम कंपनियां चल रही हैं, एलटीआई, माइंडट्री, टीसीएस, यहाँ पर तेजी सबसे ज्यादा है। क्या करना चाहिए आईटी स्टॉक्स में? यस, आईटी में नो वंडर हम लोग ने काफी टाइम पहले एक सेल ऑफ देखा है ना, अभी एक ऑलमोस्ट ओवरबॉट ओवरसोल्ड जोन के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां से निकल रहे हैं, फॉर्मेशंस बन चुके हैं। जैसे आप इन्फोसिस की बात करो तो 1400 के लेवल्स काफी स्ट्रांगली इंटैक्ट रखे हैं। मार्केट्स में हम लोग ने सेल ऑफ देखा था बट इसने 1400 के लेवल्स इंटैक्ट रखे। मुझे लगता है ये स्लोली स्टडीली ग्रेजुअली हमें एक अपसाइड देखने मिल सकता है। तो इन्फोसिस इज रियली गुड लुकिंग ऑन द चार्ट एंड सेकंड वन इज टाटा टेक। टाटा टेक मुझे एक अच्छा लग रहा है बिकॉज इसने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस सरपास किए हैं। 50 एंड 100 इज ऑलमोस्ट टच किया है। मुझे लगता है अगर ये ब्रेकआउट देते हैं 720 के रेंज में तो एक अच्छी खासी नया ट्रेंड चालू हो सकता है। एटलीस्ट लेवल्स अप टू 780 टू 800 के आसपास। तो टॉप पिक्स अगर आईटी में देखोगे तो मुझे लगता है इन्फोसिस एंड टाटा टेक एक अच्छा लग रहा है जिसमें बाइंग के लिए हम देख सकते हैं। इन्फोसिस और टाटा टेक्नोलॉजीज, ये दो शेयर हैं जो स्वाति जी को अच्छे लग रहे हैं और आज बढ़िया तेजी है। अगर आप बाजार को जो देखिए सपोर्ट देने वाले जो दो सेगमेंट हैं ना, जिसके चलते आपको इंडेक्स में रौनक दिखेगी, या बैंकिंग और दूसरा आईटी, ये वही दो सेगमेंट है जिसमें हम देखते हैं कि एफआईज का ज़्यादा पैसा भी आता है। वेटेज के लिहाज से अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक अकेले का वेटेज 30% से ज़्यादा का है निफ्टी में बैंकिंग स्टॉक्स का। आईटी का भी करीब करीब 16-17% के आसपास का है। तो ये अगर चलते हैं तो फिर बाजार फिर नीचे नहीं रहेगा और ये साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। 170 अंकों की तेजी निफ्टी में है। ब्रॉडर मार्केट से पिक्चर अगर आप देखेंगे तो थोड़े से आपको ना कमजोरी के दिखेंगे, क्योंकि 1180 शेयर ऊपर है तो करीब करीब 1680 शेयर नीचे इस वक्त कारोबार कर रहे हैं। ये स्थिति है। लेकिन इन दो वेटेज वाले सेक्टर्स ने बाजार का पूरा मूड बदल के आज के सत्र में रख दिया है। एक और एक्सपर्ट को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनको अपॉर्चुनिटी, अच्छे जो अवसर हैं वह कहां पर दिखाई दे रहे हैं। कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीकांत जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है। श्रीकांत जी, अपने शेयर जरा आप शेयर कर दीजिए, बताइए आप कहां पर बुलिश हैं और कितने पैसे बन जाएंगे। गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि इस मार्केट में वैसे काफी अच्छा स्ट्रेंथ आया हुआ है। हालांकि आज हमने जो ब्रेक देखी है मार्केट की वो थोड़ी वीक है, बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो थोड़ी कंटिन्यू रहेगी और हम वापस से एक बार 25,400 के काफी नजदीक जा सकते हैं। वेरी शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो मार्केट काफी चला हुआ है, तो पॉसिबिलिटी है कि हम वापस से एक बार 24,950 या 25,000 के करीब जा सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। करंट लेवल से काफी स्पेसिफिक होना पड़ेगा क्योंकि हम एक रेजिस्टेंस के करीब आ चुके हैं। 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के काफी नजदीक आ गए हैं और कभी भी उसके आसपास जब ट्रेड करने लगते हैं तो एक करेक्शन मार्केट में भी हमें देखने मिलता है।
स्पेसिफिकली देखा जाए तो मुझे लगता है इन लेवल्स पे सीमेंस इंडिया को खरीदा जा सकता है। 3275 के करीब अभी ये चल रहा है। 3225 का स्टॉप लॉस रखे, 3350 और 3375 के टारगेट्स नजर आते हैं सीमेंस इंडिया को अगर खरीदते हैं तो। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ये हमें लगता है कि एक स्टॉक है कि जो चल सकता है। 1375 के करीब ट्रेड कर रहा है। थोड़ा स्लो मूविंग है, थोड़ा और वक्त ले सकता है, बट मुझे लगता है डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है इसमें। करंट लेवल से अगर मैं इसे खरीदता हूं तो मेरा स्टॉप लॉस होगा 1350 का। 1350 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, 1375 में खरीदे और टारगेट्स यहाँ पे रखे 1425 के। ओके, सो इंडेक्स पर रणनीति श्रीकांत जी की तरफ से और उनके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन बोथ ऑफ इट सीमेंस और साथ ही रिलायंस पर मौके बनते हुए इस वक्त, और टारगेट स्टॉप लॉसेस के साथ स्ट्रैटेजी आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश करते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ आईपीओ मार्केट में भी जो लगातार डिटेल्स आ रही है वो आप तक हम पहुंचाते जाते हैं। इस वक्त की ताज़ा ब्रेकिंग है वीवर्क इंडिया के आईपीओ को लेकर और साथ ही टाटा कैपिटल के आईपीओ को लेकर। टाटा कैपिटल का आईपीओ जो है वो अब तक करीब 28% भरा है, और आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें सो ये आईपीओ जो है इस वक्त खुला है और ये 8 अक्टूबर तक खुला रहेगा। 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर ये आईपीओ डेट्स हैं। टेंटेटिव डेट फॉर लिस्टिंग 13 अक्टूबर की है। 310 रुपये से 326 रुपये प्रति शेयर के दाम पर इशू प्राइस बैंड है। और आपको बता दें जहां टोटल इशू जो है करीब 15,500 करोड़ का है, इसमें से फ्रेश इशू 6,846 करोड़ एंड ऑफर फॉर सेल 8,665 करोड़ का। वीवर्क इंडिया का आईपीओ अब तक 12% भरा है। सो आईपीओ डिटेल्स आपके स्क्रीन पर। ऑन दैट नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार बातचीत और मार्केट का एक्शन जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल्स। अब सृष्टि भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और साथ ही राजेश अग्रवाल जी भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कुछ और स्टॉक्स के साथ। ब्रेक से पहले अभिषेक बैंकिंग स्टॉक्स की बात कर रहे थे। लगातार 5वें दिन बैंकिंग स्टॉक्स में बैंक निफ्टी में तेजी दिख रही है और 56,000 के पार निकल चुका है। और जिस तरह के बिजनेस अपडेट्स आए हैं, खास करके लोन डिसबर्जर के जो नंबर्स आए हैं, जो ग्रोथ वहां पर दिख रही है बिजनेस अपडेट्स में एचडीएफसी बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक से, उससे अच्छे संकेत मिल रहे हैं और उसी का सपोर्ट आज बैंक निफ्टी को मिल रहा है। और बैंक निफ्टी के 12 के 12 स्टॉक्स आज मजबूत नजर आ रहा है। राजेश जी, बैंकिंग स्टॉक्स पर आपकी राय क्या है और यहाँ क्या पसंद आ रहा है आपको बैंकिंग में? नमस्कार विष्णु मोहन जी, नमस्कार जी, सर। और भी जो पैनल में मित्रगण है सबको नमस्कार। बैंकिंग स्टॉक की आपने बात की। बैंकिंग एज ए सेक्टर हमें बहुत अच्छा लगता है, कई कारण। एक, जब हम इकोनॉमी में ग्रोथ की बात करते हैं तो बैंकिंग को पीछे छोड़ ही नहीं सकते। बहुत अंडर परफॉर्मिंग रहा है पिछले कई महीनों से। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने कुछ करके नहीं दिया। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि बैंक निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो साइकिल के दो पहिए की तरह है। जब तक दोनों नहीं चलेंगे तब तक बाजार आगे नहीं जाएगा। आप निफ्टी में भी देखो तो बैंकिंग के कई स्टॉक्स हैं और उनके बिना निफ्टी में तेजी होनी थोड़ी मुश्किल सी बात थी। बैलेंस शीट प्राइस अभी बैंकों ने अपनी क्लीन कर ली है, एसेट क्वालिटी अच्छे हो गए हैं, एनआईएम्स बेहतर हो रहे हैं। थोड़ी क्रेडिट ऑप्टिक को लेकर के चिंताएं थी। अब जो नई आरबीआई की पॉलिसी आई इस बार, उसमें एक बड़ा बूस्ट मिला पूरे बैंकिंग सेक्टर एज सच को, नॉट ओनली बैंकिंग बट एनबीएफसी को भी। और जिस तरीके की फेस्टिव सीजन की डिमांड वगैरह आई है, आगे आने वाले दिनों में रेट कट के एक्सपेक्टेशन यूएस से भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ रूरल डिमांड भी बढ़कर आई है, जिसमें गोल्ड लोन, व्हीकल लोन वगैरह। और मुझे इन सब चीजों के बीच वैल्यूएशन बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। तो इन सब चीजों के चलते बैंकिंग स्टॉक अच्छे लग रहे हैं। जो अपडेट्स आए एचडीएफसी बैंक के और कोटक के, वो भी बहुत अच्छे आए। और इस वजह से हमें लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी अभी अप मूव बनी रहेगी। पसंद की बात अगर की जाए तो लार्ज कैप में प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी ही रहेगा, क्योंकि मर्जर के बाद एक बड़ा बैंक हो गया है। हमारे अनुमान से 80,000 करोड़ के आसपास की बॉटम लाइन इस बार ये रिपोर्ट करेगा और वैल्यूएशन बहुत अच्छे हैं। और प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक सेक्टर की बैंक की बात की जाए तो हमें लगता है कि लार्ज कैप में स्टेट बैंक पे नजर रखनी चाहिए, और मिड कैप में बैंक ऑफ बड़ौदा पे, और स्मॉल कैप पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र पे। ये कुछ एक नाम है जहां हम
खरीदारी की सलाह हमारे क्लाइंटों को भी दे रखी है। ये स्टॉक्स है बैंकिंग लिस्ट में जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए और जो राजेश जी को भी पसंद आ रही है। अभी भी अगर आप देखें तो इंडसइंड, बंधन बैंक और आईसीआईसी बैंक, इन तीनों को छोड़ दे बैंक निफ्टी में तो सारे बैंकिंग स्टॉक्स आज काफ़ी तेज है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सबसे ज़्यादा तेज़ी दिख रही है 3% के आसपास। उसके बाद एयू, फिर एक्सिस, कोटक और एचडीएफसी बैंक जहाँ पे लीड कर रहे हैं। लेकिन एक और स्टॉक्स है जहां पर आज अच्छी तेजी दिख रही है, वो है आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का, जहां 8% के आसपास की तेजी दिख रही है। कहा जा रहा है कि फ्लिपकार्ट ने अपने 6% स्टेक को ब्लॉक डील के जरिए बेचा है। श्रीकांत जी, यहाँ पे एवी लाइफस्टाइल, यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? आज शानदार तेजी है उस स्टेक सेल की खबर के बाद, हालांकि कंफर्म्ड अभी नहीं है कि फ्लिपकार्ट ने अपने पूरे स्टेक बेचे हैं। आपकी राय इस स्टॉक पे सर? बिल्कुल। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि ये जो स्टॉक है, इसने काफी अच्छा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बनाया है। पिछले ऑलमोस्ट 2 महीने से ये स्टॉक 130-135 के रेंज में स्ट्रगल कर रहा था और आज न्यूज फ्लो के साथ साथ प्राइस में भी एक्शन दिखाई दे रहा है। प्राइस में गैप अप ओपनिंग भी हुई है। तो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि एवरेज इसके ऊपर जाना, प्राइस में गैप को मेंटेन करना, होल्ड करना, और वॉल्यूम्स भी अभी तक के जो वॉल्यूम्स थे पिछले कई महीनों के, उस वॉल्यूम को आज के एक दिन के वॉल्यूम ने क्रॉस किया हुआ है। तो इंडिकेट तो यही कर रहा है कि ये स्टॉक और यहाँ से बढ़ सकता है। कम से कम 170-175 के जो इसके प्रीवियस हाइज थे, उन्हें ये वापस से छू सकता है और करंट लेवल से अगर खरीदना है तो बिल्कुल खरीदा जा सकता है। देखिए, अगर इसमें न्यूज में अगर डिनायल अगर आता है तो स्टॉक में करेक्शन आएगा, लेकिन हमें लगता है कि डाउनसाइड काफी प्रोटेक्टेड है, तो करंट लेवल से बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। खरीदा जा सकता है, अपने प्रीवियस हाई के आसपास वापस से पहुंच सकता है। हमने देखा था कि जून 23 में जब ये एवी एफआरएल से डिलिस्ट होकर जब लिस्ट हुई थी 167 के भाव पर, वहां से भी अभी काफ़ी नीचे है, तो यहाँ से और पोटेंशियल श्रीकांत जी को लगता है। चलिए, वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे चर्चा होगी। जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। देखिए, ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पर अपडेट्स के चलते जो है आप ज़बरदस्त एक्शन देख रहे हैं। ना ही सिर्फ बैंकिंग शेयरों में एक्शन है, पर कुछ कंजम्पशन रिलेटेड काउंटर्स में भी काफ़ी अच्छा जोश है। और ख़ास तौर से बात करते हैं नायका के शेयर की। देखिए, एक ही दिन में लगभग 6% का इस काउंटर ने मूव दिखा दिया है और क्या ज़बरदस्त एक तरफा तेज़ी हम सुबह से ही देख रहे हैं। बट किस तरीके के इस बार हमने अपडेट्स देखे और बाकी के ट्रिगर्स कौन से हैं, अभिषेक तैयार हैं ये पूरी लिस्ट के साथ, तो उनसे ही समझते हैं क्या कुछ चल रहा है कंपनी में। अभिषेक, बताइए, आज एकाएक 6% की तेज़ी, काफ़ी उत्साह देखने को मिला है। शिशी, देखिए, ब्यूटी और फैशन वाली कंपनी है, इसको आप मुझसे बेहतर समझती होंगी। तो लेकिन जो फाइनेंशियल जो कंपनी ने शेयर किया है, मैं ज़रा उसके बारे में बता देता हूं दर्शकों को। Q2 के जो बिजनेस अपडेट आए हैं वो काफ़ी रोबस्ट हैं और उसके चलते शेयर में तेज़ी बन रही है। और कंपनी ने कहा है कि Q2 में जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% से ज़्यादा रह सकती है मिड 20s में। और जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू है, यानी कि जीएमवी ग्रोथ जो है वो 30% के आसपास रहने की उम्मीद जताई है। फैशन वर्टिकल जो उतना अच्छा नहीं कर रहा था, उसमें हम देख रहे हैं कि थोड़ी रौनक लौट आई है। और जो ब्यूटी वाला जो सेगमेंट है, जिसमें कि लगातार हम मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख रहे हैं, उसका प्रदर्शन फिर से बेहतर होने की उम्मीद है। ब्यूटी सेगमेंट में लगातार 10वीं तिमाही में अच्छी ग्रोथ का कंपनी ने अनुमान जताया है। और ब्यूटी सेगमेंट में जो नेट रेवेन्यू ग्रोथ है वो 25% के आसपास रहने की उम्मीद है। कंपनी ने यह भी कहा है कि जीएसटी जो सरकार ने घटाया है, जीएसटी घटाने से डिमांड को सपोर्ट मिला है और आगे भी कंपनी को इससे बेनिफिट मिलेगा। तो 4 साल हो गए हैं लगभग नायका की लिस्टिंग को, यानी कि एफएसएन ई कॉमर्स को। और अगर हम इसमें शेयर में रिटर्न की बात करें तो महीने भर में देखेंगे तो ये 2% के आसपास ये चढ़ा है। साल भर की ऊंचाई पर जाके कारोबार कर रहा है, लेकिन 6 महीने में बढ़िया 47% के हेल्दी रिटर्न है। 2025 में अब तक अगर हम बात करें तो 53% ये शेयर चल चुका है। 1 साल की अवधि में 30% के आसपास की बढ़िया तेजी। और हम लगातार देख रहे हैं कि 200 रुपए के ऊपर जब से ये शेयर निकला है तब से इसमें मोमेंटम बरकरार है। मोमेंटम को, अपनी शाइन को नायका ने लूज किया नहीं है।
और आज ये शेयर हम देख रहे हैं कि जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले जो भी शेयर्स हैं, क्योंकि हम पहले चर्चा भी कर रहे थे कि डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन को ज्यादा सपोर्ट मिलेगा सरकार की जीएसटी रिडक्शन से, और वो शेयर प्राइस में हम रिफ्लेक्ट होते हुए देख रहे हैं। और उदाहरण के लिए सबसे बढ़िया स्टोरी फिलहाल नायका दिखाई दे रही है। आज हमने इंट्राडे में 6% के आसपास के बढ़िया गेंस देखे शेयर में। मोस्ट से 6-6.5% की मूव आज ही के सत्र में देखने को मिले हैं। और अगर फ्राइडे को छोड़ थर्सडे की बात करें तो उस दिन भी जो है हमने देखा था 3-4% का मूव जो है इस काउंटर में आया था। तो आप देखें बीते पूरे हफ्ते में लगभग 10% के मूव तो ऑलरेडी नायका में हमने देख लिए हैं। पर श्रीकांत जी, क्या लगता है आपको कि यहाँ से और कितनी तेज़ी आ सकती है इसमें? क्योंकि मैं देख रही थी कहीं ना कहीं सितंबर महीने में ये काउंटर 250 के लेवल्स को क्रॉस करने में मुश्किलें फेस कर रहा था। आज एक ही साथ उसने इन स्तरों को निकाल दिया है। क्या इसमें और पार्टिसिपेट करना चाहिए? क्या यहाँ से और तेजी आएगी? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक में और भी अच्छी गहरी तेजी बन सकती है। उसका रीजन यही है कि ये पर्टिकुलर जो स्टॉक है इसने ऑप्शंस के अगर आप चैंपियन। देखें तो इनफैक्ट 2022 से मई 2022 से अब तक, यानी कि लगभग आप पकड़ लीजिए कि 22, 23, 24, 25 3 साल ये स्टॉक 230 रुपए के नीचे रहा था, और 230 के लेवल्स को अभी काफी कन्विंसिंगली इसने क्रॉस किया हुआ है। और साथ ही साथ सबसे बढ़िया बात यह है कि पूरे सेक्टर में तेजी चल रही है। अगर आप जोमेटो देखिए, स्विगी देखिए या डिलीवरी देखिए, न्यू एज टेक्नोलॉजीज में काफी अच्छा एक बूस्टर आ चुका है। और मुझे लगता है इसी वजह से ही इसमें, जैसे आपने कहा, अच्छी तेजी हो सकती है। ये स्टॉक कम से कम 320 रुपए तक जा सकता है, बेस्ड ऑन टेक्निकल फॉर्मेशन बोल रहा हूं मैं ये। और 320 तक मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से भी तेजी कर सकता है। कोई भी करेक्शन अगर आता है तो यहाँ पे 230, 235 के रेंज में इसे और भी खरीदा जा सकता है। अगर लंबी अवधि का नजरिया हो तो करंट लेवल से खरीदे, बट अगर विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू थोड़ा सा और इसे टाइमिंग करने की कोशिश करनी हो तो 235 से लेकर 230 के रेंज में बिल्कुल इसे खरीदा जा सकता है। ये कुछ लेवल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं नायका में अगर आपको बाइंग करनी है। पर सीधी सलाह यही है कि यहाँ से और भी तेजी आ सकती है। पर चलिए इस बीच आगे बढ़ते हैं और वक्त तो चला है आपको ऑप्शन की रणनीति बताने का। रुक करेंगे हमारे अगले सेगमेंट ऑप्शंस के चैंपियन का। तो आज आपको ऑप्शन की रणनीति बताने के लिए हमारे साथ एंजल वन के ओशो कृष्णन मौजूद है। ओशो, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या होनी चाहिए ऑप्शन सेगमेंट में रणनीति? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आज जो ऑप्शन में स्टॉक पसंद आ रहा है वो है एसबीआई कार्ड्स। एसबीआई कार्ड्स में अगर हम देखें तो 2 दिनों से एक अच्छी तेजी बनी हुई है एंड आज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी दिखाई दे रहा है। इवन डेरिवेटिव डेटा एक लॉन्ग एडिशन काउंटर में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव जोन है एसबीआई कार्ड का। एंड स्टॉक ऑप्शन में 910 के स्ट्राइक को खरीदने की राय है। 910 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है। 15 रुपए के आसपास होवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करें। 9 रुपीज का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एंड अप्रोक्सीमेटली 26 रुपए तक के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं। जो मैक्सिमम रिस्क है वो नियर अबाउट 4400 का बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड टारगेट अचीव होने पे मैक्सिमम प्रॉफिट 9200 के बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। एसबीआई कार्ड्स जहां पे कॉल ऑप्शन के जरिए आप ट्रेड ले सकते हैं, उससे जुड़े स्टॉप लॉस और टारगेट भी आपकी स्क्रीन पे दिए गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ओशो आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। बट हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि 10 में से 9 लोगों को एफएनओ सेगमेंट में नुकसान ही होता है और ऑन एन एवरेज ये नुकसान लगभग 1 लाख रुपए का होता है। तो इसको ध्यान में रखकर ही ट्रेड लें अगर आप इसमें ट्रेड ले रहे हैं तो। और चलिए इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द लौटेंगे। कॉल में हमारे 2 दिग्गज एक्सपर्ट आपके साथ बने हुए हैं और आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उसके भी जवाब मिल रहे होंगे और कुछ बढ़िया शेयर भी आपके पोर्टफोलियो में जोड़ने में मदद कर रहे होंगे। श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं कोटक सिक्योरिटीज़ के, आपको टेक्निकल्स को लेकर गाइड कर रहे हैं, और राजेश जी हमारे साथ हैं जो आपको बाजार के फंडामेंटल्स बता रहे हैं। आज की जो तेजी है बाजार की हम देखने की, देखिए निफ्टी अब डे हाई पर है, 25,100 के टचिंग डिस्टेंस पर है, 190 अंकों का जबरदस्त उछाल है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 500 अंकों की तेजी है। अच्छा, ये इस तेजी में देखिए अच्छी चीज क्या हो रही है ना कि हमने शुक्रवार को भी देखा कि
क्लोजिंग होते होते बाजार डे हाई के आसपास जाके बंद हो रहा है, तो ये एक बुलिश सेंटिमेंट का, एक बुलिश मार्केट का एक बहुत अच्छा इंडिकेटर होता है। डबल सेंचुरी लगा दी है निफ्टी ने। मैं अपने टिकट से गुजारिश करूंगा कि ब्रेकिंग न्यूज दिखा दीजिए एक बार। और निफ्टी बैंक 56,100 के ऊपर जाके कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। और आज की तेजी के पीछे की बड़ी वजह यह है कि बैंकिंग के अलावा आईटी शेयरों ने बहुत बढ़िया सपोर्ट देने का काम किया है। टीसीएस, जिसके नतीजे आएंगे 9 अक्टूबर को, टीसीएस करीब करीब 3% ऊपर कारोबार कर रहा है। और टीसीएस के अलावा टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, एचसीएल टेक को भी आप निफ्टी के टॉप गेनर्स में देखेंगे। तो निफ्टी के टॉप 10 में से 4 जो शेयर हैं वो आपको आईटी वाले शेयर दिखाई देंगे। एक राय राजेश जी आपसे चाहिए, आईटी में आज तेजी हो तो रही है, लेकिन हकीकत यह भी है कि बाजार अगर पिछले एक साल में अगर 4-5% नीचे है, तो आईटी वाले जो शेयर हैं वो 20 से 30% नीचे हैं। नेट अगर देखेंगे तो पिछले साल से अब तक एक साल में टीसीएस करीब 30% नीचे है, इन्फोसिस करीब करीब 25% नीचे है। अगर हम एचसीएल टेक की बात करें तो करीब करीब 20% नीचे ये शेयर है। तो आज की तेजी से आप कितने उत्साहित हैं राजेश जी, और क्या नतीजों से पहले किसी को पोजीशन लेने की सलाह देंगे, थोड़ा लंबी अवधि के लिए पोजिशनल या फिर निवेश के लिए, या फिर आप एक्चुअल नंबर्स का वेट करना चाहेंगे? नमस्कार अभिषेक जी, आपने ठीक कहा, आईटी में आज तेजी है। और अगर आप देखो तो आईटी में जो मंदी पिछले कई महीनों से या चल रही है, या आपने जैसे कहा कि पूरे साल में अभी भी गिरावट है, तो उसके कई कारण थे। एक तो लगातार फेड की तरफ से कोई इशारे नहीं आ रहे थे, और लगातार ये बना हुआ था कि जब फेड रेट कट करना चालू करेगा तो हो सकता है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग वहां बढ़े, जिससे आईटी को सहारा मिले। और वही हुआ है। आप देखिए आईटी में जब फेड ने वहां रेट कट की है, उसके बाद से आईटी में उछाल आया है। दूसरे अगर आप देखें तो जो H1B वीजा को $1 लाख की का ब्याज चली, जिसमें करीब करीब 88 लाख रुपए के खर्चे अतिरिक्त आएंगे, जिसको लेकर के ऐसा लगने लगा कि आईटी सेक्टर एज ए होल में दिक्कतें आने वाली है। बट मेरा ये मानना है कि आईटी एकदम से खत्म नहीं हो जाएगा। एक रिकैलिब्रेशन फेज जिसे कहते हैं, उसमें एंटर कर रहा है, जहाँ जीसीसी वगैरह की बढ़त होगी और कैपेबिलिटीज चेंज होगी, इंडिया में कैपेबिलिटीज बढ़ाई जाएंगी। इस तरीके की एक पूरा रीस्ट्रक्चर हो रहा है, एक तरीके से कहना चाहूंगा। अब इस सब चीजों के बीच में अगर आप देखो तो बैलेंस शीट्स प्राइस अभी की स्ट्रांग है, ऑर्डर बुक उतनी खराब नहीं है जितनी कि लोग सोच रहे हैं कि इनके ऑर्डर्स आने बंद हो गए हैं। और अगर दिग्गजों की बात की जाए, जैसे आपने टीसीएस की बात करी, तो मैं जोड़ दूं कि आज ही हमने इनिशिएटिंग कवरेज आज सुबह ही रिलीज करी है। अगर आप देखो तो मार्केट लीडर के तरीके से स्टैंड आउट करता है, रोबस्ट ऑर्डर बुक है, न केवल वर्टिकल्स, अलग अलग वर्टिकल्स में, बल्कि अलग अलग ज्योग्राफीज में भी बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है। और जो इंडस्ट्री के लीडिंग ऑपरेटिंग मैट्रिक्स है उसमें सबसे बेहतर पड़ता है। और लगातार इन्होंने रिसर्च इनोवेशन में अपने खर्चे किए हैं, जिसके फायदे ने आने वाले दिनों में लेंगे। डिविडेंड अच्छा देती है, कैश कन्वर्शन एबिलिटी इनकी बहुत अच्छी है। तो इन सब चीजों के मद्देनजर हमें टीसीएस अच्छा लग रहा है। इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे लग रहे हैं। एआई, क्लाउड, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से इनके अपसाइड बहुत अच्छी नजर आ रही है। डिविडेंड ये भी अच्छा देती है, वैल्यूएशन इसके भी अच्छे हैं। और मुझे लगता है ये दो दिग्गज कंपनियों के अलावा अगर किसी को देखना हो तो मैं समझता हूँ परसिस्टेंट एक अच्छी निवेश साबित हो सकता है। इंटेलेक्ट डिजाइन अच्छा निवेश साबित हो सकता है। तो ये सब कुछ स्टॉक्स हैं जो अगर लंबी अवधि का नजरिया रखा जाए, साल भर का, तो मुझे लगता है कि मौजूदा स्तर से डिसेंट अपसाइड दे सकता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट वॉलेटिलिटी खबरों की वजह से चलती रहेगी, ट्रम्प साहब के कुछ भी ट्वीट्स आते रहेंगे, वहां से दिक्कतें आती रहेंगी, बट लंबी अवधि में ये स्टॉक अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, लंबी अवधि का अगर आपका नजरिया है तो अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इस बीच देखिए ब्रेकिंग न्यूज़ आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नवी मुंबई एयरपोर्ट से ऑपरेशंस को लेकर दिसंबर में एयरपोर्ट से पहली कमर्शियल उड़ान शुरू होगी। ये एयरपोर्ट के सीईओ ने ये जानकारी दी है, आपकी स्क्रीन पर ही आ रही थी। लेकिन एक और एक्सपर्ट को साथ में जोड़ते हैं, सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश भाई, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। नीलेश जी, आज तो मतलब कमाल कर रहा है बाजार, और मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ ये लग रही है कि शांत खुला, और जो भी तेज़ी बनी वो धीरे धीरे करके पूरे स्क्रीन पर बनी है।
तो लोगों को पार्टिसिपेट करने का मौका भी मिला। अदरवाइज क्या होता है ना कि गैप खुलता है तो फिर लोग हाथ मलते रह जाते हैं। आप जरा बताइए कि आपने तो अब लगभग 3 बज गए हैं, काफी कुछ आपने एनालिसिस की होगी बाजार को लेकर, शेयर कौन से आपने खोज के निकाले हैं? वेरी गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आज बाजार की शुरुआत काफी सुस्त हुई थी, उसके बाद जिस हिसाब से एकाएक तेजी हम देख रहे हैं निफ्टी के अंदर, अगर हम देखें तो 25,000 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है और आज की क्लोजिंग भी हमें काफी बेहतर होती हुई नजर आई। तो जिस हिसाब से ओवरऑल स्ट्रक्चर पैन आउट हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि निफ्टी यहाँ से 25,250 और उसके बाद 25,400 तक की ओर जाने की तैयारी कर रहा है। तो ओवरऑल खरीदारी पर फोकस है। स्पेसिफिकली बैंक निफ्टी पर भी नजर डाले तो आउट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और 56,000 के लेवल भी वहां पर क्रॉस हो चुके हैं। तो यहाँ पर आज खरीदारी के लिए ओएमसी स्पेस में से आईओसी को हमने चुना है। अगर आप ओएमसी स्पेस में नजर डालें, एचपीपी, आईओसी तीनों ही स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है। आईओसी में काफी अच्छा ब्रेकआउट हमें आता हुआ नजर आ रहा है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने की सलाह होगी। जहां पर ऊपरी स्तरों पर अगर हम टारगेट की बात करें तो 160 के टारगेट को एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 150 का स्टॉप लॉस रखना होगा। पहला टारगेट 160 का होगा, दूसरा टारगेट 165 का होगा। वही जो दूसरा स्टॉक हमें पसंद आ रहा है वो है जियो फाइनेंस। देखिए, जियो का भी स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के बाद वहां से एक रिबाउंड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 314 तक रुपए की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। 301 रुपए का स्टॉप लॉस रखना होगा। जियो फाइनेंशियल 301 रुपए का स्टॉप लॉस, 314 रुपए के टारगेट। और जो दूसरा जो शेयर है वो है आईओसी का। आईओसी में एक सस्टेन्ड मूव हम देख रहे हैं। 160 रुपए के टारगेट के लिए आप आईओसी को खरीदिए, 150 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है। लेकिन जियो फाइनेंस 300 रुपए के ऊपर हम देखते हैं कि इसकी मजबूती बढ़ती है। रिसेंटली हमने देखा था कि 340 रुपए के आसपास तक ये शेयर गया था। देखते हैं कि उस दिशा में ये शेयर कब बढ़ता है, उसकी भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन ये 2 शेयर आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर पंच कर लीजिए। अगर आपको ट्रेड वगैरह लेने हो, स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। ये नीलेश जी के भी व्यू जरूर होगा। ये चलिए 3 बज गए हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला भी जुड़ेंगे और उनसे समझेंगे कि 3 बजे तक बाजार का एक्शन क्या रहा है। और हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, कुछ बढ़िया स्टॉक, कुछ बढ़िया रिसर्च आपके लिए ब्रेक के बाद भी हम लेकर आएंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है क्लोजिंग कॉल्स में। और आप देखिए, आज एक खेमा जहां पर जबरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है वो है हॉस्पिटल सेक्टर। वजह यह है कि सरकार ने जो सीजीएचएस स्कीम के अंतर्गत जो रेट्स हैं उनको रिवाइज कर दिया गया है और प्राइवेट हेल्थ काउंटर्स को या हॉस्पिटल स्टॉक्स को इसका फायदा जरूर होगा। आप देखिए, लगभग 1 दशक के बाद जो है ऐसा निर्णय लिया गया है। कहीं ना कहीं उनके टॉप लाइन और मार्जिन्स में भी सुधार की उम्मीद है। पर क्या है इस खबर में, सेक्टर के लिए क्या कुछ खास है और क्या है इस पूरी खबर के मायने, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। हमारे साथ मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन और नैट हेल्थ की प्रेसिडेंट अमीरा शाह जुड़ चुकी हैं। अमीरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश में। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। एंड बहुत सालों के बाद अमीरा देख रहे हैं कि ऐसा कदम उठाया गया है। सबसे पहले तो हम ये भी समझते हैं कि इंडस्ट्री की भी मांग कहीं ना कहीं इसी चीज़ की थी, तो आपसे समझना चाहेंगे क्या इंडस्ट्री की मांग के मुताबिक ही ये डिसीजन लिया गया है या फिर और रेट हाइक की उम्मीद थी इंडस्ट्री को? नमस्ते जी। एंड आप देखिए तो ऑफ कोर्स हम गवर्नमेंट के बहुत शुक्रिया है कि उन्होंने ये जो रेट हाइक करनी थी बहुत सालों से उन्होंने कर दी है। तो इट्स अ वेलकम मूव फॉर द प्राइवेट सेक्टर। अनफॉर्चुनेटली 10-11 साल हो गए जब पहला हाइक हुआ था 2014 में। तो ऑब्वियसली ये जो होप थी और एक्सपेक्टेशन थी ये बहुत सालों से है। तो ये जो दिख रहा है हमें वो एक्चुअली एक करेक्शन है जो हमें लग रहा था प्राइवेट सेक्टर में बहुत साल पहले होनी चाहिए थी। बट एनीवे वी आर हैप्पी इट्स कम। और इसका क्या इम्पैक्ट है कि जो बिजनेस सीजीएचएस का करते हैं प्राइवेट सेक्टर में, और वो बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन छोटा बिजनेस है, कुछ किन लोगों के लिए 1% है, 2%, 3% ऑफ बिजनेस, उससे ज्यादा बहुत कम लोगों में है। तो उनके लिए ये जो प्राइस इंक्रीज हुई है, there will be some correction and some relief for the difficulty in very poor margins or losses in the last many years, जो बहुत सालों से पेंडिंग थी। तो while it's a welcome move, 2 चीजें would have helped even more। एक चीज है कि अगले फिर से गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है कि अभी पता इसके बाद कब होगा,
तो इज इट गोइंग टू बी 10 years अगेन लेटर? तो अगर गवर्नमेंट वाज एबल टू कम आउट विद सम गाइडलाइन, जैसे आप देखिए फार्मा कंपनीज के लिए उन्होंने WPI से लिंक किया है कि इन्फ्लेशन जो होगा वो प्राइसेस अकॉर्डिंगली उसके मुताबिक हर साल इंक्रीज होंगे। तो अगर उन्होंने CGHS का भी ऐसे कुछ किया होगा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, जो हमें बताया गया कि हर 1 साल 2 साल 3 साल इन्फ्लेशन लिंक्ड इंक्रीजेस होंगे, तो इट वुड हैव एक्चुअली इनकरेज्ड मोर पीपल इन प्राइवेट हेल्थ केयर कि हाँ भी हम भी CGHS कर लें। वो एक बात है। और दूसरी बात जो है कि जो पेमेंट होती है आजकल के दिन में, पेमेंट 60 डेज 90 डेज ज्यादा कब लगती है, और अगर कभी आप लो प्राइस दें तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन होती है कि वो पेमेंट जल्दी आ जाए और उसको चेस नहीं करना पड़े। अगर गवर्नमेंट ये 2 चीजें को अपने मन में रख के आप वो कुछ गाइडेंस दे सकते हैं, तो आई थिंक वी विल बी एबल टू यूज CGHS टू इंक्रीज पेशेंट एक्सेस and to be able to get the best quality of healthcare players, also taking CGHS to offer to all of them. आप लोग के लिए भी ये अच्छी खबर है। अब चलिए, और इसका दायरा भी आगे चल के बढ़ेगा और भी इसमें लिस्ट में और भी हॉस्पिटल्स बढ़ेंगी। एक और चीज़ अमीरा शाह जी, मैं ये पूछना चाहूँगा कि भारत में अभी भी डायग्नोस्टिक सेक्टर पर कोई सेंट्रल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है। आपको लगता है कि ये ज़रूरी हो गया है? और सस्ते टेस्टिंग प्राइस, आपको लग रहा है कि लंबे समय में ये क्वालिटी को भी हैम्पर कर सकती है, क्वालिटी पर भी इसका असर होगा? आप देखिए तो आज के दिन में ऑलरेडी हो रही है कुछ किसी को पता नहीं, लेकिन लग रहा है कि कुछ 300,000 मतलब 3 लाख लैब है इंडिया में, लेकिन ये कोई जानता नहीं क्योंकि कोई रजिस्ट्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती। कोई भी लैब शुरू कर सकता है और कोई भी टेस्टिंग कर सकता है। कोई पीछे से चेक नहीं कर रहा कि कोई मिनिमम स्टैंडर्ड्स लगाए, कंप्लायंस किया है, पैथोलॉजिस्ट है कि नहीं। इनफैक्ट हमारी जो अंदाजा है कि ये 3 लाख लैब में से 10% से कम पैथोलॉजिस्ट रन लैब्स हैं। तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं कि कोई कंप्लायंस नहीं कर रहा, कोई चेक नहीं कर रहा, तो इसके वजह से बहुत गैप आ जाती है इंडस्ट्री में। कुछ लोग होते हैं जैसे हमारे तरह जो बहुत क्वालिटी पे फोकस करते हैं मेट्रोपोलिस पे, लेकिन कुछ लैब्स होते हैं जो लोग कहते हैं टेस्ट भी नहीं करते। तो ये बहुत गैप आ जाती है, उसकी वजह से फिर पेशेंट को सफर करना पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को पता नहीं कि कहाँ पे आपको अच्छी रिपोर्ट मिलेगी, कहाँ पे अच्छी नहीं मिलेगी। So I think some minimum standards is very essential, और ये इसके वजह से एटलीस्ट पेशेंट शुड नो कि सब लैब्स कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड में है, और उसके बाद में हाँ ठीक है, कुछ है जो NABL अप्रूव्ड है, कुछ है जो कैप अप्रूव्ड है, वो सब अलग अलग है। वो फ्रेमवर्क नहीं होगा और रेगुलेशंस नहीं होंगे तब तक इस तरह के क्वालिटी इश्यूज़ तो होंगे ही, और अपने देश में इस तरह के इश्यूज़ बहुत हो रहे हैं। आप अलग अलग लैब से अलग अलग तरह की रिपोर्ट आ जाती हैं। चलिए, शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और एक अहम खबर पर अपडेट भी दी। लेकिन आप लोगों के लिए पॉजिटिव खबर है, जिस तरह से CGHS के तहत इलाज दरों में बड़ा बदलाव हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल्स जो डायग्नोस्टिक स्टॉक्स हैं उनमें क्यों इस तरह की तेज़ी दिख रही है और क्या क्या और से बड़े ट्रिगर हैं, ये भी बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। जल्द लौटते हैं। स्वागत है क्लोजिंग कॉल में। और निफ्टी करीब करीब 190 अंक ऊपर इस वक्त आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा, 25,100 के आसपास है। और निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो है 500 अंकों की, 56,100 के ऊपर आपको निफ्टी बैंक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हमारे 2 टेक्निकल डेरिवेटिव एक्सपर्ट तैयार हैं अपने BTST या फिर STBT ट्रेड्स के साथ। श्रीकांत जी, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, बताइए कल के लिए क्या खरीदने फिर क्या बेचने की सलाह देंगे? आई होप कि BTST ही होगा आपके पास। नहीं, बिल्कुल BTST का ही ट्रेड है अभिषेक जी। और ओवरऑल मार्केट के मोमेंटम को भापते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अभी जो एक मोमेंटम दिखाई देगा वो मिड कैप स्टॉक्स में या मिड साइज स्टॉक्स में देखने मिल सकता है। उसमें हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट करंट लेवल से खरीदा जा सकता है। मैकडॉवेल जो 1355 1360 के करीब ट्रेड कर रहा है। अच्छा खासा एक बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन बना है, और अगर तेजी बनती है तो ये स्टॉक 1400 और 1440 तक दोनों लेवल्स दिखा सकता है। तो कम से कम 1400 के टारगेट्स के लिए 1360 के करीब खरीदे, और 1330 का हमें स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। 1330 का स्टॉप लॉस, 1440 के टारगेट होंगे यूनाइटेड स्पिरिट्स के लिए। फिलहाल हम शेयर को देख रहे हैं 1360 के आसपास कारोबार करते हुए, हालांकि डे हाई के आसपास है। थोड़ा सा आपको हल्के से लाल निशान में ये दिखाई देगा, 4 रुपए के आसपास की कमजोरी 0.3% की। नीलेश भाई, आप क्या BTST ट्रेड क्या होगा? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर ही फोकस है।
एसबीआई कार्ड ये हमें पसंद आ रहा है, काफी अच्छी क्लोजिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, दिन के उच्चतम स्तर के आसपास की क्लोजिंग है। तो यहाँ से हम 920 और 935 तक की अपसाइड एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। इमीडिएट बेसिस पे एज अ बीटीएसटी 920 का टारगेट ध्यान में रख के चल सकते हैं। उसके बाद 935 तक की भी अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। 888 का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा आज के दिन के लोएस्ट लेवल के आसपास का, और एसबीआई कार्ड में खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, एसबीआई कार्ड्स में खरीदारी करने की सलाह है। 935 रुपए के टारगेट हैं। एसबीआई कार्ड हमने देखा था कि 1000 रुपए के ऊपर ये शेयर निकला था, लेकिन वहां से लगातार एक सेलिंग प्रेशर आई और शेयर हम देख रहे थे कि 900 रुपए के नीचे भी चला गया था। लेकिन अब धीरे धीरे करके इसमें बाइंग हो रही है। आज 1% के आसपास की तेजी है। 920 935 ये दो टारगेट होंगे नीलेश जी की तरफ से। 888 रुपए का स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चलिए। लेकिन देखिए, बाजार की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अगर हम देश के पूर्वी हिस्से की बात करें जहां से राजेश जी आते हैं, पश्चिम बंगाल में, वहां पर बारिश के चलते, लैंडस्लाइड के चलते तूफानी बारिश हो रही है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। दार्जिलिंग में हमने देखा कि लैंडस्लाइड से करीब करीब 28-30 लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे लोग वहाँ पर लापता अभी भी हैं। राजेश जी, जरा बताएंगे आप कि आपके कोलकाता की क्या स्थिति है? क्या बारिश वहाँ पर थम गई है? जनजीवन सामान्य है या फिर अभी भी चैलेंजेस आ रहे हैं लोगों को? अभिषेक जी, कोलकाता की अगर खास बात की जाए तो करीब 10 दिन पहले बहुत बुरे हालात से बारिश हुई थी, जहां कमर तक पानी पूरे शहर में भर गया था और जनजीवन ठप हो गया था। लेकिन उसके बाद से इक्का दुक्का छुटपुट बारिश के अलावा ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई। यहाँ नॉर्थ बंगाल में, जो कि कोलकाता से करीब करीब 700-800 किलोमीटर की दूरी पे दार्जिलिंग और सिक्किम है, वहाँ पे जो खबरें आई उसे देखते हुए ऐसा लगा कि जनजीवन बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। 20-25 लोगों की अफसोसजनक मृत्यु की भी खबरें आई हैं। तो वो दिक्कतें उस साइड में हैं। यहाँ पे छुटपुट बारिश के अलावा मुझे इन दिनों ऐसी कोई विशेष बारिश नहीं हुई है। छुटपुट प्राय रोज ही हो रही है। नहीं, ये बिल्कुल है। देखिए सर, जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, तमाम जगहों पर हमने देखी कि काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक तस्वीरें वहाँ से निकल के आई। अब ये दार्जिलिंग में, यानी कि जो हिमालयन रीजन है, वहाँ से लगातार ऐसी बुरी खबरें आ रही है और निश्चित तौर पर जो टूरिज्म रिलेटेड, जो हॉस्पिटैलिटी वाली कंपनीज हैं, उनके लिए भी एक थोड़ी संकट की स्थिति ज़रूर बन जाती है। राजेश जी, थोड़ी देर पहले हम हॉस्पिटल्स की बातचीत कर रहे थे और आज हम देख रहे हैं कि चौतरफा तेज़ी है। फोर्टिसो, मैक्स, यथार्थ, यहाँ तक कि डायग्नोस्टिक वाली कंपनीज भी चल रही है। और जब भी हम बातचीत करते हैं कि अगर किसी को फ्यूचरिस्टिक सोचना हो, जहाँ पर वैल्यूएशंस थोड़े से अच्छे हों और ग्रोथ की जो संभावना हो काफ़ी अपार हो, तो तमाम वॉइसेस यही होती हैं कि हॉस्पिटल आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। तो किसी को अगर मान लीजिए अगर निवेश का नज़रिया रखना हो, आपके हिसाब से हॉस्पिटल्स में सबसे बेहतर आपको क्या लग रहा है? अगर 1-2 शेयर अगर किसी को जोड़ना हो, अगर 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, आप कहां पर पैसे डिप्लॉय करने की सलाह देंगे? आपने सही कहा अभिषेक जी, हमने भी कई बार आपके साथ चर्चा करी है कि हॉस्पिटल स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं। कारण कई थे कि कई हॉस्पिटल में अगर आप देखो तो लगातार एक्सपेंशन हो रहे हैं, और इस एक्सपेंशन के बावजूद, इतने नए बेड्स जुड़ने के बावजूद, आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो भारत में बेड की डेंसिटी बहुत नीचे है। 1.6 बेड्स पर 1000 पीपल है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत नीचे है, खास करके टायर 2, टायर 3 सिटीज में तो बहुत ही नीचे है। दूसरे अगर आप देखेंगे तो आज जो खबरें आई सीजीएसएस की, उसके कारण से थोड़ा रेवेन्यू बूस्ट आएगा, लेकिन वो लिस्टेड प्लेयर्स में उतने ज्यादा रेवेन्यू को कंट्रीब्यूट नहीं करता है। लेकिन जो डिमांड सर्ज हो रही है खास करके इस वजह से, क्योंकि लोगों का रुझान कोविड के बाद से मेडिकल के तरफ ज्यादा बढ़ा, और जिस तरह उसके वजह से ऑर्गेनाइज प्लेयर्स को फायदा हुआ। दूसरे अगर आप देखेंगे तो मेडिकल टूरिज्म, जो कि निकटवर्ती देशों से, खास करके बांग्लादेश वगैरह से जो पेशेंट्स आते हैं ऑर्थोपेडिक्स, कार्डियोलॉजी या ऑन्कोलॉजी डिविजन्स में, उनसे एक बड़ा बूस्ट मिला है। बजटरी सपोर्ट भी आया, करीब करीब 200 डे केयर कैंसर डिस्ट्रिक्ट में बनाए गए, जो कि पिछले बार बजट में दिया गया। तो इन सब चीजों के वजह से इस पूरे सेक्टर को एक नया बूस्ट मिला है, और प्राय सभी स्टॉक्स ने एक अच्छी रनअप दिखाई है। लेकिन बावजूद इसके मैं समझता हूँ, जिस तरीके से आपने कहा कि 2-3 साल के नजरिया हो, तो फर्स्ट तो मार्केट लीडर अपोलो हॉस्पिटल ही रहेगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 8000 बेड के साथ एक मार्केट लीडर अपने आप में है।
डेट उन्होंने कम कर रखे हैं, फार्मेसी पे जो डिसइन्वेस्टमेंट फार्मेसी जो उन्होंने बेच दी, दूसरे ऑनलाइन जो उनका प्लेटफॉर्म है वो अब धीरे धीरे मुनाफे की ओर आ रहा है। तो कई चीजें अपोलो हॉस्पिटल में हो रही है जो एक अच्छा लग रहा है। लेकिन मिड कैप की बात की जाए तो जैसे नारायण हृदयालय हो या मेदांता हो, ये कुछ एक नाम्स हैं जो लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। अपोलो, नारायण हृदयालय, ग्लोबल हेल्थ यानी कि मेदांता, ये कुछ कंपनीज हैं हॉस्पिटल वाली है जिस पर आप दांव लगा के वेदांता नहीं, मेदांता, ग्लोबल हेल्थ ये हटा दीजिए आप, ये गलती से हमारी स्क्रीन पर आ गया है। मेदांता की बात हो रही है यानी कि ग्लोबल हेल्थ की बात हो रही है, तो उस पर आप ज़रूर फोकस करके चलिए। पावर और एनर्जी शेयरों में आज हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव बाइंग हो रही है। अडानी पावर करीब 3% ऊपर है। श्रीकांत जी, अडानी पावर में क्या बीटीएसटी बन रहा है आपके हिसाब से, या फिर अडानी पावर छोड़ दें? तो देखिए एक मल्टीपल लोज 143 145 के बीच में बने हैं, और आज की जो क्लोजिंग आ रही है वो 10 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग है, पॉजिटिव क्लोजिंग है। कल के दिन में हमने कुछ सेल ऑफ देखा था, लेकिन जो प्राइस है वो काफी अरेस्टेड थी। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इसमें भी एक बीटीएसटी का ट्रेड लिया जा सकता है। 152 के करीब अभी ये ट्रेड कर रहा है स्टॉक। आज के जो लोज थे 148 के, उसे हम एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे। 148 का स्टॉप लॉस रखे, 152 में खरीदे, और 160 का टारगेट नजर आता है। ठीक है, 160 के टारगेट के लिए अडानी पावर को आप खरीद सकते हैं। आज कमजोरी वाला एक शेयर है वोडाफोन आइडिया, भी 4% के आसपास की गिरावट है, और लगातार तीसरी बार एजीआर यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू वाला जो मामला है जिसमें वो राहत की मांग कर रहे हैं, उस पर सुनवाई टल गई है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, समीर दीक्षित। समीर, अब तो मतलब ये सिर्फ वोडाफोन का मामला रहा नहीं, अब इसमें सरकार सबसे बड़ी हिस्सेदार है, तो बातचीत सरकार की होती है। और खबरें ये भी आ रही हैं कि ब्रिटेन के जो पीएम हैं स्टारमर, वो भी भारत आ रहे हैं, और शायद मोदी जी के साथ जब उनकी मुलाकात हो तो इस पर चर्चा भी हो। बताइए आज हुआ क्या है, और आगे क्या संभावना बन रही है? क्या सरकार फर्दर कुछ राहत दे सकती है वोडाफोन को? वोडाफोन आइडिया की अहम याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल मामले को एक हफ्ते के लिए और टाल दिया है, यानी कि अगली सुनवाई अब अक्टूबर 13 को होगी। और इसकी रिक्वेस्ट दरअसल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तरफ से की गई थी। जैसे ही मामले की सुनवाई शुरू हुई, तुषार मेहता ने ये अपील करी कोर्ट से, बेंच से, कि इस मामले में एक हफ्ते का समय और दिया जाए, जिसको मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते के लिए इस मामले को और टाल दिया है। और इस अपील पर, यानी कि तुषार मेहता ने जो रिक्वेस्ट किया था एक हफ्ते की और समय देने के लिए, इसको सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कोई अपोज या इसका विरोध नहीं किया। और इस स्थिति को देखते हुए फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अगली तारीख अक्टूबर 13 तय करी है, जब इस मामले की सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ये याचिका वोडाफोन आइडिया की काफी अहम है उसके भविष्य को लेकर के, क्योंकि इस याचिका में वोडाफोन आइडिया ने जो उस पर एडिशनल एजीआर ड्यूज की मांग रखी गई है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, जो तकरीबन 5700 करोड़ रुपए की है, इसके रीअसेसमेंट की अपील वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर की गई है। वोडाफोन आइडिया ने इस बात का भी जिक्र किया है अपनी याचिका में कि जो पूरा कैलकुलेशन है इसको दोबारा देखा जाना चाहिए, रीअसेस किया जाना चाहिए, और इसको वेव ऑफ किया जाना चाहिए। इस बात का भी जिक्र किया गया है कि वोडाफोन आइडिया पहले से ही वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में कोई भी अतिरिक्त शुल्क जो वसूला जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की तरफ से, वो उसकी स्थिति को और बिगाड़ सकता है। केंद्र सरकार ने भी अपनी तरफ से इस बात को रखा है कोर्ट में कि वो एक इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर है, इस कंपनी में 50% की इक्विटी है, लिहाजा वो लगातार इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक अहम रेजोल्यूशन प्लान निकाला जाए ताकि कंपनी का जो भविष्य है उसको सुरक्षित रखा जाए और उसको सस्टेन किया जा सके। फिलहाल अगली तारीख सुनवाई की अक्टूबर 13 रहेगी। समीर, ये पूरी डिटेल्स लेकर आने के लिए। अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी, देखते हैं वहां पर क्या होता है। लेकिन आज के सत्र में यहाँ पर गिरावट दिख रही, 4% के आसपास की गिरावट है। एक स्टॉक है टाटा मोटर्स, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पिछले हफ्ते की तेजी के बाद कटते हुए आज दिख रहे हैं, 715 के आसपास आ चुका है। यूके जेएलआर बिक्री के जो नंबर आए हैं वो 40% कम रहे हैं सितंबर में। राजेश जी, टाटा मोटर्स पर आपकी राय क्या है? देखिए, डीमर्जर होने वाला है और मुझे लगता है कि इस वक्त जो वैल्यूएशन आ गए हैं, खास करके नेगेटिव न्यूज के कारण से ऊपर के लेवल से बहुत करेक्ट हो चुका है, तो इन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी।
मुझे लगता है कि 710-15 के आसपास जो भी नेगेटिव खबरें थी ऑलरेडी डिस्काउंटेड हैं इसमें, और कम से कम 10 से 15% की बढ़त आने वाले 6 महीने में बिल्कुल हो सकती है। कंबाइंड वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारी खरीदारी की सलाह है। नीलेश भाई, एक क्विक व्यू आपसे चाहिए। जिन्होंने निफ्टी में तेजी की है, तेजी की पोजीशन अपनी कैरी करके कल के लिए भी जाए ना? बिल्कुल अभिषेक जी, देखिए काफी अच्छी क्लोज हमें निफ्टी में देखने को मिल रही है, 25,000 के ऊपर टिकता हुआ नजर आ रहा है। तो इस प्रकार की क्लोजिंग में हमारा ये मानना है कि 25,150 से 25,200 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। और कल वीकली एक्सपायरी भी है निफ्टी की, तो एक शॉर्ट कवरिंग संभावनाएं भी बनेगी। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन है तो स्टॉप लॉस रखना होगा 25,020 का स्पॉट में, और लॉन्ग पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके जाने की सलाह होगी। बैंक निफ्टी में इनफैक्ट ज्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है। बैंक निफ्टी में हमें 56,300 से 56,500 तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। और 300 से 56,500 की अपसाइड है निफ्टी बैंक में। और निफ्टी की बात करें तो 25,200, लेकिन 25,200 से क्यों संतुष्ट होना? हम गिरे तो थे 25,458 से, और वहां से लगातार गिरावट हमने झेली। उम्मीद करेंगे कि उस लेवल की तरफ भी बाजार बढ़े। लेकिन ये जरूर है कि आज देखिए स्क्रीन देख के ना आपको बहुत ही राहत की सांस आप लेंगे। 25,000 निफ्टी पर आ गया, निफ्टी बैंक पर 56,000 आ गया, और एक तरफा रैली करीब 1500-1700 पॉइंट के आसपास की निफ्टी बैंक में हो गई है। तो बढ़िया क्लोजिंग आज के सत्र में हो रही है। हालांकि आज स्मॉल कैप्स का उतना समर्थन बाजार को मिला नहीं, लेकिन आईटी ने, बैंकिंग ने अपना बखूबी काम किया। कुछ और सेगमेंट जो चले, न्यू एज टेक्नोलॉजी वाले शेयर चले, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले शेयरों में हमने तेजी देखी है। हॉस्पिटल वाले शेयर आज के सत्र में खूब चले हैं, और टीसीएस ने और टीसीएस टेक महिंद्रा ने मोर्चा अच्छा संभाला। बैंकिंग में कोटक बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक ने बाजार को सपोर्ट करने का काम आज के सत्र में किया। इन्फोसिस, एचसीएल टेक में भी अच्छी तेजी आज के सत्र में उन्होंने देखी है। ट्रेंड सबसे ज्यादा गिरा करीब 2% के आसपास, और इसके अलावा इंडसइंड बैंक की कमजोर अपडेट आए थे तो ये शेयर तो गिरना ही था। 1% के आसपास की नरमी यहाँ पर ही, और कुछ चुनिंदा शेयर भी हमने देखे, ज्यादा कोई डैमेज वाले शेयर रहे नहीं। और अगर हम वायदा की बात करें तो मैक्स हेल्थ केयर 6% ऊपर, नायका में भी अच्छी अपडेट के बाद 6% के आसपास की तेजी हमने देखी। डिलीवरी, बीएसई, पेटीएम, ये कुछ शेयर है जहां पर 5% से ज्यादा की मजबूती आज के सत्र में हमने देखी है। तो एक बेहतरीन सत्र। KIOCL, ये कंपनी आप देखिए कि ये सरकारी कंपनी है, खुदरे-मुख इंडियन और कंपनी इसका नाम है, और ये 20% के सर्किट पर आज जाके बंद हुआ है। 634 रुपए का भाव आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो एक बेहतरीन सत्र, और हमारे एक्सपर्ट्स की सलाह यही है कि अगर आपने तेजी की है तो तेजी आप कैरी करके ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। संकेत अच्छे हैं, देखते हैं एफआईज के आंकड़े पर मेरी विशेष नजर रहेगी कि एफआईज के आंकड़े कैसे आते हैं। क्या आज बाइंग के आंकड़े आएंगे? उम्मीद तो है, क्योंकि आईटी में और बैंकिंग में जिस तरह से बाइंग हुई है, इस बात के संकेत कुछ न कुछ मिल रहे हैं। 2 दिन की 1500 करोड़ की छोटी छोटी सेलिंग के बाद मे भी हो सकता है कि आज टेबल आपको टर्न होता हुआ दिखाई दे। चलिए, शो को यहीं पर समाप्त करने का समय हो गया है। राजेश जी, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमारे लिए समय निकाला और हमारे दर्शकों की आपने मदद की। श्रीकांत जी, नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने तमाम स्टॉक्स पर अपनी बहुत ही बहुमूल्य राय हमारे निवेशकों से, हमारे ट्रेडर से साझा की। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो को फिलहाल यहीं पर समाप्त करेंगे। विश्वमोहन को, सृष्टि को और मुझे आप इजाजत दीजिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम कराएंगे आपकी कल की तैयारी। आप कहीं जाइएगा नहीं। नमस्कार।